बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पास पेपर 2019 का सॉल्व करेंगे, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का। इससे पहले हम लोग पास पेपर 2019 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे और इस तरह से हमारे पास पास पेपर 2019 का कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। आपने सबसे पहले डिफाइन करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ कोरिलेशन बतानी है और ये वाला क्वेश्चन है आपके पास 5 मार्क्स का। सबसे पहले आप लोग डिफाइन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसकी हमारे पास डेफिनेशन है, आर डिस्क्रिप्टिव मेजर्स ऑफ द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड द कोरिलेशन कोफिशिएंट। उसके बाद है हमारे पास कोरिलेशन की 3 टाइप्स। There are 3 types of the correlation are positive correlation, negative और inverse correlation and no correlation। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे पॉजिटिव correlation को, जिसकी हमारे पास डेफिनेशन है, when values of 2 variables more in the same direction। जब आपके पास किसी भी 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज सेम डायरेक्शन में हों, so that an increase or decrease in the value of one variable is associated with the increase or decrease in value of other variable। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास वन वेरिएबल की वैल्यूज़ इंक्रीज़ की तरफ हैं या डिक्रीज़ की तरफ हैं और दूसरी वाली की भी वैल्यूज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की तरफ हैं, तो ये आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास किसी भी एक्स की 2 वेरिएबल्स हैं, आप सपोज़ कर लें वो एक्स एंड वाई हैं, और अगर आपके पास एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो भी लेस से लेकर ग्रेटर तक है, यानी कि 1 से लेकर 5 तक हैं, और आपके पास जो y की वैल्यूज़ हैं वो भी 6 से लेकर 10 तक हैं, यानी कि डिक्रीज़ टू इंक्रीज़ हैं दोनों वैल्यूज़ सेम डायरेक्शन में, तो ये आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। नेगेटिव कोरिलेशन है व्हेन वैल्यूज़ ऑफ 2 वेरिएबल्स मोर इन डिफरेंट डायरेक्शन, सो दैट with an increase in the value of one variable the value of the other variable decrease, and with a decrease in the value of one variable the value of other variable increase। इसमें आपके पास वो वाले वेरिएबल्स आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास x की वैल्यूज़ वो हैं इंक्रीज़ से डिक्रीज़ पर जा रही हैं, लेकिन y की वैल्यूज़ वो डिक्रीज़ से इंक्रीज़ की तरफ जा रही हैं, डिफरेंट डायरेक्शन है दोनों की, तो ये आपके पास नेगेटिव कोरिलेशन होगा। और नो कोरिलेशन में है, अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स x और y उन दोनों में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, ज़ीरो कोरिलेशन है, तो उसको हम लोग नो कोरिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बी की स्टेटमेंट है, डिफाइन टाइड रैंक्स एंड फाइंड स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, और ये वाला क्वेश्चन है आपके पास 15 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम लोग स्पेयरमैन्स कोरिलेशन के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टाइड रैंक की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। आप लोग चाहें तो पहले टाइड रैंक को डिफाइन कर सकते हैं और बाद में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और बाद में आपको टाइड रैंक की डेफिनेशन बताऊंगी। हमारे पास स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का फार्मूला होता है, RS इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन D स्क्वायर डिवाइडेड बाई N स्क्वायर माइनस 1। आपके पास क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ मेंशन है x और y की, आपने इनका सम कर लेना है, दोनों का सम सेम है 45। अब हम लोगों ने यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए D और n है हमारे पास 10, क्योंकि टोटल वैल्यूज़ हैं आपके पास 10। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या कर लेना है कि आपने यहाँ पर d की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद उन्हीं d की वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेना है, समेशन d स्क्वायर हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करवाना है और n स्क्वायर माइनस 1 के साथ डिवाइड कर देना है, 1 में से माइनस कर देना है, तो आपके पास स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने 2 कॉलम्स को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। नंबर 1 कॉलम आएगा हमारा d एंड नंबर 2 कॉलम आएगा हमारे पास d स्क्वायर। हमारे पास जो d होता है वो इक्वल होता है x माइनस वाई के, और आप इसी d का स्क्वायर ले लेंगे तो ये d स्क्वायर हो जाएगा। आपने x की हर वैल्यू को y की वैल्यू में से माइनस करना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर 8 और 8 को माइनस किया तो ये आंसर आ गया 0, और 0 का स्क्वायर 0 होता है। इसी तरह से आपने हर x की वैल्यू 3 को 9 में से माइनस करना है, तो इसका आंसर आएगा -6। बेशक नेगेटिव आए, आपने इसी तरह लिखना है, बड़ी में से छोटी को माइनस नहीं करना, x में से ही y को माइनस करना है, बेशक x की वैल्यू छोटी ही क्यों ना हो। जब नेगेटिव है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 36। इस तरह से आपने पूरे कॉलम को कंप्लीट कर लेना है और यहाँ पर समेशन d स्क्वायर को आपने लिख लेना है। इस तरह से आपने अपने पूरे कॉलम को कंप्लीट कर लेना है और हमारे पास समेशन d स्क्वायर का आंसर है 77। अब ये टोटल वैल्यूज़ है हमारे पास 9,
ये टोटल वैल्यूज़ है हमारे पास 9, n हमारे पास 9 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे RS इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वेयर का आपके पास आंसर है 77। 9 का स्क्वेयर ले लेंगे आप तो ये हो जाएगा 81 माइनस 1। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 को 77 से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 462 और 81 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 80 और 80 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 462 को 720 के साथ आप डिवाइड करेंगे और 1 में से इस आंसर को आप माइनस कर लेंगे तो आपके पास पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने इसको सॉल्व करना है, तो जब आप लोग 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 77 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 462 और जब आप लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे 9 को 80 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 720। 462 डिवाइड बाई 720 इज इक्वल टू 0.6416। 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का आ जाएगा आंसर आ जाएगा 0.35833। उसके बाद आप लोगों ने डिफ़ाइन करना है टाइड रैंक को। टाइड रैंक का मतलब है कि जो सेम रैंक्स हों या जो कि आपके पास ऑर्डर्ड में हों तो उनको हम लोग टाइड रैंक्स कहते हैं। देयर आर टाइड्स इन रैंक्स। द रैंक्स आर एडजस्टेड बाय असाइनिंग द मीन ऑफ द रैंक विच आर टाइड ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस वुड हैव इफ़ दे वर ऑर्डर्ड। इसमें आप लोग क्या करते हैं कि आपके पास जो भी रैंक्स आ जाते हैं उसके बाद आप उसको एडजस्ट करके लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स में। उसके बाद आप इन रैंक्स का मीन कर लेते हैं, तो जो आपके पास सबसे पहले जो रैंक आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, जो भी आपके पास रैंक्स आएगा आप उसको ऑर्डर में लिख देंगे तो इसको हम लोग टाइड रैंक्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ तक आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है पार्ट ए की, डिफाइंड कॉन्टीजेंसी टेबल एंड आल्सो डिस्कस विच टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सच सिचुएशन। सबसे पहले आपने कॉन्टीजेंसी टेबल को डिफाइन करना है, उसके बाद आपने ये बताना है कि कौन सा टेस्ट रिक्वायर्ड होता है इस सिचुएशन यानी कि कॉन्टीजेंसी टेबल की सिचुएशन में, कौन सा टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप लोग कॉन्टीजेंसी टेबल की डेफिनेशन लिखेंगे। अ टेबल शोइंग द क्रॉस टेबुलेशन और जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। वो टेबल जिसमें हम लोग क्रॉस टेबुलेशन या जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं 2 वेरिएबल्स का, उसको हम लोग कॉन्टीजेंसी टेबल कहते हैं। chi-square टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सच सिचुएशंस इन कॉन्टीजेंसी टेबल। वो टेस्ट है chi-square टेस्ट जो कि हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है कॉन्टीजेंसी टेबल में। chi-square टेस्ट एक वो टेस्ट है जिसमें हम लोग कॉन्टीजेंसी टेबल लाजमी यूज़ करते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों के पास पार्ट ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है पार्ट बी, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है कंप्यूट वैल्यू ऑफ chi-square टेस्ट फॉर फॉलोइंग 2 क्रॉस 2। 2 मल्टीप्लाई 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं बल्कि 2 क्रॉस 2 कहते हैं कॉन्टीजेंसी टेबल। एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पर A1 A2 और B1 B2, ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। आपने chi-square टेस्ट अप्लाई करना है, कॉन्टीजेंसी टेबल भी बनाना है। कॉन्टीजेंसी टेबल ये जो 2 क्रॉस 2 का मतलब है कि ये भी 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ से भी 2 हैं, यहाँ से भी 2 हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं 2 क्रॉस 2। इस 2 क्रॉस 2 कॉन्टीजेंसी टेबल को यूज़ करते हुए आपने chi-square टेस्ट अप्लाई करना है और ये वाला क्वेश्चन है आपके पास 15 मार्क्स का। तो चलें अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी सॉल्व करना है। जैसे कि आपके पास ये कॉन्टीजेंसी टेबल बना हुआ है, आपने इसी को यूज़ करना है और हमारे पास यहाँ पर chi-square का फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए डी माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बी प्लस डी मल्टीप्लाई सी प्लस डी मल्टीप्लाई ए प्लस सी। अब हम लोगों को चाहिए ए बी सी डी की फॉर्म में ये सारे फार्मूलाज। अब यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, अब हम इसको ए बी सी डी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसका सिंपल वे ये है कि आपने यहाँ पर ए बी सी डी खुद से मेंशन करने हैं। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे इस वाली वैल्यू को, ये है आपके पास ए, ये है आपके पास बी, ये होता है सी और ये होता है डी। अब आप लोग ए और सी को जब ऐड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। जब आप लोग बी और डी को ऐड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ए और बी को जब आप ऐड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा यहाँ, और सी और डी को जब ऐड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा यहाँ। ए प्लस बी सी प्लस डी को जब आप ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर टोटल में यहाँ पर होल टोटल लिख देंगे और यहाँ पर ए प्लस सी और बी प्लस डी को लिख देंगे तो इसका होल टोटल यहाँ आ जाएगा। इन दोनों के आंसर्स यहाँ से रो वाइज और कॉलम वाइज यहाँ पर सेम होने चाहिए, और अगर आपके पास सेम नहीं आ रहे हो तो आप दोबारा चेक कर लेगा, आपकी कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। अब हमारे पास ए डी बी सी कैसे आएगा। आपने ए और डी की वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो ए डी हो जाएगा, और बी और सी की वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है तो वो बी सी हो जाएगा।
अब यहाँ पर जो हमारे पास होल टोटल है इसको हम लोग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के पास जो टोटल है होल टोटल वो हम लोगों के पास होल का है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये होल टोटल जो है यहाँ पर जो आंसर आएगा वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का आंसर है। अब आप सब इन सारे आंसर्स को टोटल कर लें और यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यूज़ लिख दें। अब इस तरह से आपने सारी वैल्यूज़ को लिख लेना। 337 प्लस 225 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 562। 291 प्लस 207 इज इक्वल टू 498। 337 प्लस 291 इज इक्वल टू 628। 225 प्लस 207 इज इक्वल टू 432। इन सब वैल्यूज़ को आप लोग सम कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1060। अब आपने यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू लिखनी है 1060। AD 337 और 207 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 69759, और b और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे 291 मल्टीप्लाई 225 इज इक्वल्स टू 65475। आप इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके स्क्वायर ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 4282। मल्टीप्लाई करवा देंगे 1060 के साथ, आंसर आ जाएगा 454140। इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 7.59 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। अब 10 की पावर 10 है तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास टोटल वैल्यूज़ हैं यहाँ पर 7 4 5 4 और यहाँ से 7 पॉइंट आप ख़त्म कर देंगे 759। ये 3 वैल्यूज़ आप एज इट इज़ लिखेंगे और ये 4 वैल्यूज़ हैं आपके पास, तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा यहाँ पर बाद में 40 ऐड कर देंगे खुद से। 10 की पावर 10 है, इसका मतलब है कि इन 9 के बाद आपने 10 ज़ीरो ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पर 4 ही ज़ीरो ऐड कर दें। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो आपके पास का स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 0.59829। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसके पार्ट ए की हमारे पास स्टेटमेंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और ये वाला क्वेश्चन है आपके पास 5 मार्क्स का। सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में बताना है कि वो क्या होती है। इट इज़ आल्सो नोन एज रैंडम सैम्पलिंग, इसको हम लोग रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। इट इज़ वन इन विच द सैम्पलिंग यूनिट्स आर चूजन ऑन द बेसिक्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटीज़, इसमें हम लोग सैम्पलिंग यूनिट्स को चूज़ करते हैं अगर हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटीज़ गिवन हो। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का इसको हम लोग नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। व्हेन द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन इज़ नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी बट पर्सनल जजमेंट इज़ इन्वॉल्व इन सिलेक्शन, इसको हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट अब आप लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7 का ही पार्ट बी, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है डिफाइन मीन ऑफ मीन्स एंड वेरिएंस ऑफ मीन्स ऑफ 10 सैम्पल्स ऑफ साइज 2 ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन 1, 2, 2, 6 एंड 8 आल्सो वेरीफाई रिजल्ट। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, और ये वाला क्वेश्चन है आपके पास 15 मार्क्स का सोल्यूशन। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपके पास यहाँ पर 5 वैल्यूज़ हैं 1, 2, 2, 6 और 8, ये टोटल वैल्यूज़ हो गई 5, तो हमारे पास कैपिटल N हो गया 5। अब यहाँ पर लिखा हुआ है साइज़ 2, साइज़ 2 का मतलब है कि आपने इनका साइज़ 2 के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर साइज़ रखना है और n स्मॉल n हो जाएगा 2। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आपने कोई भी वैल्यू को दोबारा रिपीट नहीं करना, तो यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे पास आता है 5 NCN, तो ये हो जाएगा 5C2 इज इक्वल्स टू 10 वेज। जब आपके पास विद रिप्लेसमेंट होगा, विद रिप्लेसमेंट में आपके पास क्या केस आता है, आप लोग वहाँ पर n कैपिटल N की पावर n करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये विद रिप्लेसमेंट का केस होता तो हम लोग 5 की पावर 2 करते तो ये 25 बन जाता, लेकिन ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो विदाउट रिप्लेसमेंट में हम NCN यानी कि n कम्बिनेशन n करते हैं, 5C2 करेंगे, आपके पास 10 वेज आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर हमारे पास यहाँ 3 स्टेप्स आएंगे। अब हम वो 3 स्टेप्स के लिए स्टेप नंबर 1 बना लेते हैं। नेक्स्ट अब आपने स्टेप 1 में क्या करना है कि आपने इस तरह से कॉलम बना लेना है। सैम्पल नंबर, फर्स्ट में आएगा सैम्पल नंबर, देन सैम्पल वैल्यूज़ एंड देन x बार यानी कि सैम्पल मीन। अब सैम्पल नंबर्स में आपके पास जो यहाँ पर वेज आएंगे जितने भी होंगे, अगर आपके पास 8 हैं, 9 हैं, 5 हैं, 40 हैं, जितने भी हैं आप यहाँ पर सैम्पल नंबर्स में उतने नंबर्स लिख लेंगे। हमारे पास 10 है तो हमने यहाँ 10 लिख लिया। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि सबसे पहले आप यहाँ पर सैम्पल्स बनाएंगे 1, 2 साइज़ है यहाँ पर, तो आपने 2 के अकॉर्डिंग 2 का करना है। अगर 3 होता तो हम 1, 2, 3 करते।
जितना साइज़ आपको मेंशन होगा उतने ही आपने सैम्पल्स ड्रॉ करना है। यहाँ पर 2 साइज़ है तो आपने सबसे पहले 1 2 करना है, देन विदाउट रिप्लेसमेंट है तो नेक्स्ट 1 2 1 6 1 8, नेक्स्ट 2 2 2 6 2 8, नेक्स्ट 2 6 2 8 एंड लास्ट 6 और 8। अब आप यहाँ पर सारे सैम्पल्स लिख लेंगे। सबसे पहले 1 2, नेक्स्ट 1 2 1 6 1 8, 2 2 2 6 2 8, 2 6 2 8 एंड लास्ट 6 8। अगर आपके पास यहाँ पर साइज़ हो ज़्यादा, 3 हो 4 हो, तो आप यहाँ पर सैम्पल भी उतने ही बनाएंगे। 1 2 जो भी आपके पास नेक्स्ट वैल्यू होगी वो उस तरह से। अगर हमारे पास 2 है तो हमने 2 के अकॉर्डिंग ही साइज़ बनाया। अब आपने मीन में यहाँ पर क्या करना है कि आपके पास जो दोनों वैल्यूज़ हैं 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, मीन का मतलब होता है कि आपने यहाँ पर मीन करना है। 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1.5, नेक्स्ट अगेन 1.5, नेक्स्ट आपने 1 + 6 डिवाइडेड बाई 2 करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3.5, नेक्स्ट 1 + 8 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4.5, नेक्स्ट 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 पे आप इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 2 ही वैल्यूज़ हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। इस तरह से आप सारी वैल्यूज़ यहाँ लिख लेंगे। इस तरह से आप ये सारी वैल्यूज़ यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ तक आपके पास स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमने करना है स्टेप नंबर 2, जो कि है सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एक्स बार। जो हमारे पास सैम्पल मीन एक्स बार आया है हम उससे सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशंस ड्रॉ करेंगे। सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूशन आपने ऐसे ड्रॉ करना है कि आप यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में यहाँ पर इस तरह से कॉलम बना लेंगे। 5 कॉलम्स टोटल आपके पास आएंगे। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि एक्स बार हमने लिखना है। अब आपके पास 1.5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। आप इसको सिंगल टाइम्स लिखेंगे। यहाँ पर आप सबसे छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे। 1.5 है 2 टाइम्स, आप यहाँ पर लिख देंगे फ्रीक्वेंसी में कि ये आपके पास 2 टाइम्स है और इसको कट करते जाएंगे ताकि ये पता चल जाए कि हमने यहाँ से ये लिख लिया। अब 1.5 के बाद आता है 2। अब 2 आपके पास 1 टाइम है तो आप यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट 2 और वो आपके पास 1 टाइम है। नेक्स्ट आपके पास है 3.5, आप 3.5 लिखेंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे। 3.5 है 1 टाइम्स। 3.5 के बाद आता है 4, 4 है 2 टाइम्स। नेक्स्ट आता है 4.5, नेक्स्ट 5 एंड लास्ट 7। इस तरह से आप ये सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी भी ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपने सारी वैल्यूज़ लिखी हैं और इसके आगे फ्रीक्वेंसी लिख लिया। आप सम करेंगे तो आपके पास वही आएगा जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज हैं, जो कि हैं 10। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने f(x) बार करना है। f(x) बार का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने f को x बार के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं फ्रीक्वेंसी की, आपने उसको टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड कर देना है। आप बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे 2/10, 2 ये नंबर और 10 टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आ जाएगा 1/10, नेक्स्ट 1/10, 2/10, 1/10, 2/10 एंड लास्ट 1/10। और समेशन f(x) बार का आंसर हमेशा हमारे पास 1 होना चाहिए। आप इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 इज इक्वल टू 6, 6 + 1 7, 7 + 2 इज इक्वल टू 9 एंड 9 + 1 इज इक्वल टू 10। तो ये 10 डिवाइडेड बाई 10 हो गया इक्वल 1। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने f(x) बार को x बार के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। आप 1.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/10 और ये डिवाइड बाई 10 एज इट इज़ चलेगा। नेक्स्ट 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2/10, नेक्स्ट 3.5 डिवाइडेड बाई 10, 4 2s are 8। इस तरह से आप सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे और इसका सम कर लेंगे। इसका सम आ गया हमारे पास 38/10। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपको चाहिए x² f(x). अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि ये वाला कॉलम x बार f(x) बार को इस वाले कॉलम x बार से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये x बार और ये x बार हो जाएगा x बार स्क्वायर और f(x) तो एज इट इज़ ही रहेगा। तो आपने इस पूरे कॉलम्स की वैल्यूज़ को x बार के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। सबसे पहले आप 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.5 के साथ, आंसर आ जाएगा 4.5/10।
नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 के साथ आंसर आ जाएगा 4/10। इस तरह से आप ये सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा कर यहाँ लिख लेंगे और इसका सम कर लेंगे। सारी वैल्यूज़ को लिख लेने के बाद आप इन सारी वैल्यूज़ का सम कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 172 डिवाइडेड बाय 10। अब सबसे पहले आपने मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि मीन, जिसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कहते हैं, वो हमारे पास इक्वल है समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। अब आपके पास समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का आंसर है 38/10। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.8। नेक्स्ट अब आपने सॉल्व करना है वेरिएंस, जो कि हमारे पास इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है एक्सपेक्टेड समीशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपके पास समीशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार का आंसर है 172 डिवाइडेड बाय 10, आप वो लिखेंगे। और यहाँ पर समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का क्या आंसर है 38/10, जो कि है 3.8। आप यहाँ पर 3.8 का स्केल कर लेंगे। अब 172/10 वेरिएंस ऑफ एक्स आप कह देंगे, ये इक्वल आता है 17.2 और 3.8 का जब आप स्केयर कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14.44। आप यहाँ पर वो लिख लेंगे। 17.2 में से जब आप 14.44 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.76। तो यानी कि आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स का आंसर आ गया है 2.76। यहाँ तक आपके पास मीन और वेरिएंस सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट अब इन्होंने कहा है कि आपने वेरिफिकेशन भी करनी है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन। बेसिकली हमारे पास वेरिफिकेशन करने का मकसद ये होता है कि आपको ये पता चल सके कि आपने जो सॉल्व किया है वो आंसर बिल्कुल ठीक है या नहीं। वेरिफिकेशन से आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर इक्वल आने चाहिए, तभी आपकी वेरिफिकेशन प्रूव होगी। और अगर आपकी वेरिफिकेशन ना हो रही हो तो इसका मतलब है कि आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। अब वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मूला होता है कि आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और म्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है आपके पास सैम्पल डेटा के अकॉर्डिंग जो हमने इस फार्मूले से सॉल्व किया, और म्यू है आपके पास पॉपुलेशन का जो फार्मूला है वो होता है म्यू का समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पर आप वेरिएंस ऑफ एक्स का जो आपके पास आंसर आया 2.76, आप लोग वो प्रूफ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को कि राइट हैंड साइड पे भी 2.76 ही आए। उसके लिए हमें चाहिए होगा सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले हमें चाहिए एक्स, क्योंकि हम लोगों को चाहिए म्यू के लिए। सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे म्यू समीशन एक्स बाय एन, तो उस कैपिटल एन लिखेंगे आप यहाँ पर, जो कि है हम लोगों के पास 5। कितनी वैल्यूज़ है हम लोगों के पास 5, तो आपने यहाँ पर 5 लिखना है। आपने यहाँ पर कॉलम बना लेना है एक्स और एक्स स्क्वायर का। जो वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में मेंशन है पॉपुलेशन की, ये वाली 1, 2, 2, 6, 8, वही वैल्यूज़ आप यहाँ पर लिख लेंगे। वो वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्स की और सम कर लेंगे, वो है 19। और यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर कर लेंगे। आप इन सब वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का स्क्वायर 64। आप इसका सम कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 109। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने फाइंड आउट करना है म्यू, जिसका हम लोगों के पास फार्मूला है समीशन एक्स बाय एन। समीशन एक्स का हम लोगों के पास आंसर है 19 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो उसका आंसर आ जाएगा आपके पास 3.8। इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 3.8 फाइंड आउट किया है और ये इसका आंसर और इसका आंसर मैच कर गया है, तो ये तो हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अब हमें चाहिए यहाँ से वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर के लिए आप यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि है समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर के लिए यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 109 डिवाइडेड बाय 5 माइनस समीशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, जो कि है 3.8 का स्क्वायर। आप 109 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ और 3.8 का स्क्वायर ले लेंगे और आपके पास सिग्मा स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 109 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 21.8 और 14.44 में से जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 7.36।
अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि सिग्मा स्क्वायर को वेरिएंस ऑफ एक्स के इस फार्मूले में पुट करना है। आप यहाँ पर लिखेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स, जिसका आंसर है आपके पास 2.76। आपका आंसर भी राइट हैंड साइड को सॉल्व करके 2.76 ही आना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे 7.36 डिवाइडेड बाय स्मॉल एन आपके पास है क्वेश्चन में जो यहाँ पर मेंशन है वो है 2। आप यहाँ पर 2 लिखेंगे और कैपिटल एन है 5। आप यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ लिखेंगे। 7.36 को आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ, कैपिटल एन है आपके पास 5, 5 माइनस 3 और 5 माइनस 1। 7.36 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3.68 एंड 5 माइनस 2 ये आएगा 2। 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 एंड 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। 3/4 इज इक्वल्स टू 0.75। आप 3.68 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.76 के साथ तो आपके पास आंसर 2.76 ही आएगा। इसका मतलब है कि आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू म्यू और वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर बाय स्मॉल एन कैपिटल एन माइनस एन डिवाइड बाय एन माइनस 1। दोनों का आंसर प्रूव हो चुका है। आप लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू म्यू। 3.8 और 3.8 दोनों इक्वल आ चुके हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स जिसका आंसर है हम लोगों के पास 2.76 और सिग्मा स्क्वायर बाय एन कैपिटल एन माइनस एन डिवाइड बाय एन माइनस 1 को सॉल्व करके भी हमारे पास आंसर 2.76 ही आया और ये हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8 जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है राइट डाउन ऑन फॉलोइंग सेंसर्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड कोटा सैम्पलिंग। आप इन 4 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो हर पार्ट के आपको मार्क्स मिलेंगे 5 और ये टोटल क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे सेंसस की डेफिनेशन। सेंसस का मतलब है मर्दमशुमारी, इसको उर्दू में हम लोग मर्दमशुमारी कहते हैं। इसकी हमारे पास डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। वो स्टडी जिसमें हम लोग हर एक इंडिविजुअल बंदे की ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करें और वो हमारे पास पॉपुलेशन बन जाए, उसको हम लोग सेंसस कहते हैं। द स्टडी ऑफ ऑल द डाटा पॉइंट्स इन अ पॉपुलेशन, वो उस पॉपुलेशन में से जो हम लोग डाटा पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं और उसको हम लोग स्टडी कहते हैं, उसको हम लोग सेंसस कहते हैं। बेसिकली जो हम लोग पॉपुलेशन पूरी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हम लोगों के पास इस कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है हर ईयर, तो उसको हम लोग मर्दमशुमारी कहते हैं, सेंसस। इंग्लिश में इसको सेंसस कहते हैं और उर्दू में मर्दमशुमारी। नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारे पास डेफिनेशन है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा in a table showing the distribution of the data into classes or groups together with the number of observation in each class or groups। आपके पास वो टेबल जिसमें आपके पास क्लासेस और ग्रुप्स बने हुए हों और साथ में इसकी आपको फ्रीक्वेंसी मेंशन हो तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ आर द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको हम लोग स्मॉल आर कहते हैं, इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स x एंड y, डैट इज़ RxY इज इक्वल्स टू RYX, वो हम लोगों के पास सेम होता है। इट लाइज बिटवीन -1 एंड +1। R का आंसर हमेशा हमारे पास -1 से +1 के दरमियान आता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ये इंडिपेंडेंट है ओरिजिन एंड स्केल से। नेक्स्ट हम लोगों ने बताना है कोटा सैम्पलिंग। इसकी डेफिनेशन का आंसर मैं आपको बुक पे से मार्क करवाती हूँ। कोटा सैम्पलिंग का आंसर है हम लोगों के पास शेर मोहम्मद चौधरी पार्ट 2 की बुक पे, पेज नंबर है इसका 24 और चैप्टर नंबर है इसका 14। इसका आंसर है हम लोगों के पास पेज नंबर 24 के ऊपर। कोटा सैम्पलिंग में बी कंसीडर्ड एज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग विच द सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स विद इन स्ट्रेटा इज़ नॉन रैंडम। यहाँ तक हमारे पास कोटा सैम्पलिंग की डेफिनेशन और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ तक कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है और पास्ट पेपर 2019 इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का भी यहीं तक कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।